Hello, dear friends and students. Welcome to Wow Education. Dear all, life is precious, so is your job and career also. A good start will always lead you to a good goal. So, keeping this in mind, here I have brought you the MCQ practice series based on NCRT books. You may or may not aware that maximum questions are framed from NCRT class 6 to 12 books. So, I am wishing you all the best for your all upcoming examination. डिस्क्राइब शाहजहांबाद। अब क्या डिस्क्राइब करना है इसको देखिए, हमने जैसे पहले बताया था ये वॉल्ड गेट है, शाहजहांबाद है, तो मेरे ख्याल से ये है रेड फोर्ट। ठीक है, ये रेड फोर्ट है और रेड फोर्ट के सामने से जो गली जा रही है इसके बाहर आ जाओ, पहले से बाहर आ जाओ तो एक चौड़ी सी स्ट्रीट जा रही है। स्ट्रीट के दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर नहर थी, जिन नहर में यमुना का पानी बहता था। अभी के टाइम पे तो अगर हम दिल्ली में जाते हैं, चांदनी चौक में जाते हैं, तो नालियाँ हैं वहाँ पे जिसमें लोगों के घरों का गंदा पानी बह रहा है। और ये इतनी चौड़ी स्ट्रीट थी सो दैट कभी अगर रूलर को बाहर निकल के अपना प्रोसेशन दिखाना पड़े, यानी अपना जो है हाथियों में चलना पड़े, समझ लें प्रोसेशन का मतलब हिंदी वर्ड आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट, पर जो है उनका पूरा जो झांकी जब चलता है तो उसमें हाथी, घोड़े और उनकी जो सवारियां हैं वो चलने के लिए इनफ जगह हो, तो इतनी चौड़ी जो है ये चांदनी चौक की रोड थी। तो इस रोड के दोनों तरफ मार्केट है जिसमें रॉयल लोग भी इसमें मार्केटिंग करते थे और इस शाहजहांबाद के अंदर के जो सिटी है वो लोग भी इसके अंदर मार्केटिंग किया करते थे। दूसरा जो है ये वॉल्ड गेट है। देखिए अब ये जो शाहजहांबाद है इसको जो पूरा कवर कर रखा है, इस बाउंड्री से कवर कर रखा है, और इस बाउंड्री में ऐसे 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 14 गेट थे, 14 गेट्स थे। अंदर एंट्री करने के लिए 14 गेट्स थे। तो सोचो और देखो है ना कितनी सुंदर ब्यूटीफुल शाहजहांबाद जो सिटी है वो शाहजहां ने बसाई थी यमुना नदी के किनारे। ये चांदनी चौक का नज़ारा है उस समय का, देखो कितनी चौड़ी स्ट्रेट है, वाओ, है ना, मैग्निफिशेंट। अभी जाओ तो कभी इधर से कोई टकरा रहा है, कभी उधर से कोई टकरा रहा है। तो ये रॉयल प्रोसेशन है, जब राजा आता है जाता है, आज के टाइम पे जैसे कोई प्रेसिडेंट आ रहा है जा रहा है तो उसके आगे पीछे कॉन्वॉय रहता है बहुत सारी कार का, तो सिमिलरली उस समय जब राजा चलता है तो उसके आसपास भी बहुत सारे सोल्जर्स का, हाथियों का, घोड़ों का जो है पूरा एक ट्रूप चलता है, तो वो आराम से जा सके और वापस आ सके, इसीलिए इतनी चौड़ी जो है चांदनी चौक की स्ट्रीट बनाई गई थी। और ये चांदनी चौक मार्केट है ब्रिटिश टाइम पे, देखो कितनी फली फुली है ना, बिल्कुल रौनक है, चहल पहल है। When did नादिर शाह प्लंडर्ड दिल्ली? नादिर शाह करके एक लुटेरा था जो दिल्ली के अंदर आके दिल्ली का पूरा खजाना वगैरह लूट के ले गया था, एंड इट हैपेंड इन 1739। When did the British capture Delhi? ब्रिटिशर्स ने कब कैप्चर किया दिल्ली को? वो किया उन्होंने 1803 में। ब्रिटिश कैप्चर्ड इट फ्रॉम द मराठास। इससे पहले दिल्ली जो है मराठास के कब्जे में थी, तो मराठाओं से जो है ब्रिटिशर्स ने दिल्ली ले ली 1911 में, सॉरी नहीं 1803 में। When was Delhi made capital of British India? 1911 में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई। इससे पहले दिल्ली जो है इससे पहले जो ब्रिटिश की कैपिटल थी वो कलकत्ता थी। What was the period of Delhi Renaissance? दिल्ली का जो पीरियड है रेनेसेंस का वो कौन सा था? In 1792 दिल्ली कॉलेज वॉज established। 1792 का मतलब बहुत पुरानी बात है, एंड दैट लेड टू अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लावरिंग इन द साइंसेज एज वेल एज द ह्यूमैनिटीज़ इन द उर्दू लैंग्वेज। दिस पीरियड ऑफ 1830 से लेके 1857 का जो पीरियड है दैट इज़ रेफर्ड एज दिल्ली रेनेसेंस। जैसे ही दिल्ली में कॉलेज खुला तो उस कॉलेज में बहुत सारे जो लिटरेचर लोग हैं, जो बहुत ही अच्छे लिखने वाले हैं, वक्ता हैं, राइटर्स हैं, फिलोसफर हैं, हिस्टोरियंस हैं, कवि हैं, उन लोगों का जमावड़ा दिल्ली में लगने लगा। तो इसके कारण जो है वहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल लोगों का एक बहुत अच्छा जमावड़ा बन गया था, उनका ग्रुप बन गया था, एंड दैट पीरियड इज नोन एज द दिल्ली रेनेसेंस।
What did British do with Delhi after 1857? What they did, the British cleared the gardens. उन्होंने जो है पूरे जो रेड फोर्ट के जो गार्डन थे उनको हटा दिया, पेविलियंस को हटा दिया, जो मॉस्क थे रेड फोर्ट के चारों तरफ, जामा मस्जिद तो वन ऑफ मैनी फोर्ट, उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे बड़े मॉस्क थे, उन सारे फोर्ट्स को, उन सारे मॉस्क को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। एंड 1/3 ऑफ द सिटी वॉज डिमोलिश, जो शाहजहाँबाद था उसका 1/3 हिस्सा पूरा तोड़ दिया गया। एंड इसके जो कैनाल्स थे जिसमें यमुना का बहुत ही मीठा और बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी बहता था, उन कैनाल्स को उन्होंने बंद करवा दिया, उनके ऊपर मिट्टी चढ़ा दी। और फाइनली 1870 में वेस्टर्न वॉल ऑफ शाहजहाँबाद वॉज ब्रोकन टू कंस्ट्रक्ट रेलवे। वेस्टर्न वॉल मतलब जो है जो बाउंड्री वॉल थी ना उसकी वेस्ट साइड में, उस वॉल को तोड़ के वहाँ से रेल के लिए जो है पटरियाँ ले डाउन कर दी गई। तो कहने का मतलब है शाहजहाँबाद को उन्होंने पूरा ध्वस्त कर दिया ब्रिटिशर्स ने। When was first Delhi Darbar held? In 1877, Viceroy Lytton organized a darbar to acknowledge Queen Victoria as the Empress of India. 1857 में जो क्रांति हुई थी है ना, उस क्रांति को फिर 2 साल के अंदर ब्रिटिशर्स ने क्रश कर दिया था। उसके बाद जो है अभी भी लोगों के अंदर बहादुर शाह जफर की यादें रखी हुई थी। उन लोगों को लगता था कि दिल्ली जो है उनके मुग़ल रूलर्स का है, ब्रिटिशर्स का नहीं है। तो ब्रिटिश लोगों को लगा कि इन लोगों के दिमाग से जो है दिल्ली सल्तनत का जो वो है रिमेम्बरेंस है, जो मेमोरीज हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं, ये अभी भी दिल्ली सुल्तान को ही अपना हेड मानते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, दिल्ली के अंदर दिल्ली दरबार का आयोजित किया। मतलब एक बहुत ग्रैंड फंक्शन था जिसके अंदर जो है उन्होंने तो भारत के सारे राजाओं को है ना, रजवाड़ों को, उनको इनवाइट किया और वहाँ पे उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि इंडिया का जो मालिक अब जो है बहादुर शाह जफर या फिर मुग़ल डायनेस्टी नहीं है, इंडिया की जो मालकिन है अब वो क्वीन विक्टोरिया है। और ये देखिए जो जितने भी राजे हैं इंडिया के, वो सब के सब क्वीन विक्टोरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके दया पे टिके हुए हैं। When was second Delhi दरबार held? 1911 में, जब when King George V was crowned in England, a दरबार was held in Delhi. King George V जो है लंदन के अंदर वो सिंहासन पे बैठे हैं, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने दिल्ली के अंदर 1911 में दिल्ली दरबार लगाया। और उसी दरबार में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब वो अपनी कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। व्हाट वाज द एरिया ऑफ न्यू दिल्ली? देखो पुराना दिल्ली तो शाहजहाँबाद बोला जाता है, बट जो न्यू दिल्ली है उसको बसाने का पूरा जो क्रेडिट जाता है वो ब्रिटिशर्स को जाता है। द एरिया ऑफ न्यू दिल्ली वॉज 10 स्क्वायर मील्स किलोमीटर ऑन राइजिना हिल। अब देखिए न्यू दिल्ली वाला कौन सा एरिया है जिसमें हम इंडिया गेट देखते हैं, राष्ट्रपति भवन देखते हैं, पार्लियामेंट हाउस देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखते हैं, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक देखते हैं। तो ये सारा एरिया मिला के न्यू दिल्ली माना जाता है और जिसके अंदर सारे सारे एमपीज़ के क्वार्टर्स हैं, बड़े बड़े सरकारी बंगलोज हैं, बड़े बड़े सरकारी ऑफिसेज हैं। तो ये सारा जो एरिया है ये न्यू दिल्ली बोला जाता है। और इसी एरिया को राइजिना हिल, तो जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है और उसके जो सराउंडिंग एरिया है उसको राइजिना हिल बोला जाता है। वो पहले एक हिल के समान था, बाद में अभी भी आप देखेंगे जब आप इंडिया गेट की तरफ से चलते हैं और वहाँ से डिस्टेंस से देखेंगे तो जो राष्ट्रपति भवन है वो थोड़ी सी ऊंचाई पर है। तो इससे पहले जो है वो पूरा हिल हुआ करता था अच्छा खासा। उस हिल को जो है क्रेन की सहायता से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर इंडियन जो लेबर्स हैं उन्होंने सपाट करके उसको न्यू दिल्ली की स्थापना की। नाउ हु वर द आर्किटेक्ट्स ऑफ न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली को बसाने का जो काम दिया गया था दैट वाज गिवन टू हर्बर्ट बेकर एंड एडवर्ड लुटेंस। ये जो 2 आर्किटेक्ट थे उस समय के बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट्स दे वर गिवन द असाइनमेंट ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड आर्किटेक्टिंग एंटायर न्यू दिल्ली एरिया। व्हाट वाज राजपथ नोन अर्लियर? What was राजपथ known earlier? It was known as King's Way, क्योंकि जो राष्ट्रपति भवन है उसको वाइसरॉय बिल्डिंग बना दी गई थी और वाइसरॉय बिल्डिंग से जो है राजपथ का जो एरिया था वहाँ पे वाइसरॉय चलता था, इसलिए उसको द किंग्स वे बोला गया। What was राष्ट्रपति भवन earlier known as? It was known as वाइसरॉयस पैलेस, वहाँ पे वाइसरॉय रहा करता था। What were the features of न्यू दिल्ली बिल्डिंग? न्यू दिल्ली में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं? द ओवरऑल लुक वॉज क्लासिकल ग्रीस, थोड़ा जो है आर्किटेक्चर उन्होंने ग्रीस से भी उठाया है जो 5th सेंचुरी के हैं। और सेंट्रल डोम ऑफ वाइसरॉयस पैलेस, ये पैलेस दिख रहा है आपको, और जो ये पैलेस का जो डोम है इसका स्ट्रक्चर सांची स्तूप से लिया गया है, तो इसका मतलब थोड़ा सा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है।
इसके अलावा रेड सैंडस्टोन एंड कार्व्ड स्क्रीन जालीज वर बोरोड फ्रॉम मुगल आर्किटेक्चर, और जो सैंडस्टोन है ये रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है वॉल। इसके अलावा ये जो जालियाँ दिख रही हैं ना आपको, ये कार्व्ड जालियाँ हैं ना, ब्यूटीफुली कार्व्ड जालियाँ हैं, ये जो है मुगल आर्किटेक्चर से ले रखा है। तो कहने का मतलब उन लोगों ने जो आर्किटेक्ट किया है उसमें यूरोपियन आर्किटेक्ट की भी झलक है, उसमें इंडियन आर्किटेक्ट की भी झलक है, उसमें मुस्लिम आर्किटेक्ट की भी झलक है, सबका जो है कॉम्बिनेशन डाल रखा है उन्होंने। Britishers also ensured that the Viceroy's palace was higher than शाहजहां जामा मस्जिद, और दूसरा जो है जानबूझ के ये इंश्योर किया गया कि जो वाइसरॉयस पैलेस है, जो वाइसरॉय का जो डोम है, वो डोम इतना ऊंचा बनाया जाए कि वो जामा मस्जिद से भी ऊंचा दिखाई दे। वट वर द फीचर्स ऑफ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के क्या फ़ीचर थे? न्यू दिल्ली का जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट होने में 20 ईयर्स का टाइम लगा, और इसके अंदर पुरानी दिल्ली शाहजहाबाद के जैसे क्राउडेड मोहल्लाज नहीं थे, लोग बहुत क्लोज नहीं रहते थे एक दूसरे के, और यहाँ की स्ट्रीट्स भी नैरो नहीं थी जैसा कि आपको पुरानी दिल्ली में मिलते हैं, वहाँ की स्ट्रीट्स बहुत नैरो हैं। और इसके अलावा यहाँ के जो बंगलो थे बहुत लार्ज थे, मतलब खूब खुले खुले, और चारों तरफ स्ट्रीट के दोनों तरफ अच्छे पेड़ लगा रखे थे जिससे पूरा न्यू दिल्ली हरा भरा दिखाई देता था, अभी भी दिखाई देता है वो। व्हाट इज लाहौरी गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम? इट वॉज द प्लान टू एक्सपेंड द ओल्ड सिटी बाय रॉबर्ट क्लार्क इन 1988, पुरानी दिल्ली को एक्सटेंड करने का, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन था वो पुरानी दिल्ली में ही रह रहा था, तो जो लाहौरी गेट जो एरिया है उसको डेवलप करके पुरानी दिल्ली के लोगों को वहाँ भी शिफ्ट होने का ऑप्शन दिया गया। नेक्स्ट लेसन इज Lesson 7, weavers, iron smelters and factory owners. Till 1750, which country was the largest producer of cotton textile? Obviously it was India. India का जो cotton था वो world famous था। What do you mean by पटोला? पटोला क्या होता है? It was a cloth woven in सूरत, अहमदाबाद में इस क्लॉथ की जो वीविंग होती थी, और पाटन नाम की जगह है वहाँ पर भी ये बनता था, और ये इंडोनेशिया में बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड थी। तो ये जो वर्क है, ये जो कपड़ा है, फैब्रिक है, इसको पटोला बोला जाता है। व्हाट इज़ मसलिन? इट वॉज़ अ फाइन कॉटन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो है बहुत फाइन जो कॉटन है जिसको अरब मर्चेंट टू मोसुल इन इराक, सो द वर्ड नेम्ड एज मसलिन। और इसको इंडिया के अंदर जो बनाने की तरकीब है वो अरबियन जो मर्चेंट्स हैं वो इराक में एक जगह है उसका नाम मोसुल है, वहाँ से लेके आए थे, इसलिए मोसुल के नाम पे इस कपड़े का नाम ही मसलिन पड़ा। व्हाट इज़ कैलिको? इट वॉज अ फाइन कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन का एक बहुत ही फाइन कपड़ा होता है, विच वॉज टेकन बाय द पोर्चुगीज ट्रेवलर्स व्हेन फर्स्ट लैंडेड इन कालीकत केरला। जब पोर्चुगीज ट्रेडर्स इंडिया के अंदर आए कालीकत के अंदर, तो उनको ये कपड़ा बहुत पसंद आया, वो उस कपड़े को खरीद के अपने साथ पोर्चुगल में ले गए, इसीलिए इस कपड़े का नाम कालिको रखा गया है, क्योंकि कालीकत से ये कपड़ा बनता है, तो इट वॉज नेम्ड कालिको। व्हाट इज चिंट? दिस नेम वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड छिंट, अ क्लॉथ विथ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन होते हैं, और ये जो है आंध्र प्रदेश का एक जगह है मसूलीपट्टनम, वहाँ पर बनता है। रिच पीपल इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वॉर क्लॉथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक। व्हाट इज़ बंदना? दिस वर्ड डिराइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड बांधना। जब हम जो है बांध के, आप लोगों को पता ही होगा जितने भी इंडियन लोग हैं, कुछ जो फैब्रिक आते हैं इंडिया के अंदर उसमें धागे बंधे हुए रहते हैं, बंधे हुए धागों की जगह पे क्या होता है, डाई नहीं होता है, बाकी जगह पे डाई होता है, तो ऐसे कपड़ों को बांधना बोलते हैं। सो दिस गर्ल इज़ वेयरिंग द स्कार्फ मेड अप ऑफ बांधना। तो देख सकते हैं आप जहाँ जहाँ पे डिज़ाइन है ना, वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, धागे से बांध देते हैं, थ्रेड से। इट वॉज ब्राइट कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस थ्रू अ मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। पहले उसको टाई करते हैं, टाई मतलब बांधते हैं, उसके बाद उसको डाई करते हैं। क्वाइट पॉपुलर इन यूरोप एज स्कार्फ, पॉपुलर जो यूरोपियन लोग हैं उसको स्कार्फ के रूप में यूज़ करते थे, और इसका जो मैन्युफैक्चर होता था वो इंडिया के राजस्थान और गुजरात में होता था। व्हाट इज जमदानी? It is a fine muslin cloth with decorative motifs are woven on the loop and in grey and white, often a mixture of cotton and gold thread weaved in Dhaka and Lucknow। Dhaka का मतलब ढाका है, बांग्लादेश में बनता था और लखनऊ में बनता था। ये देखो बिल्कुल प्योर सिल्क के गोल्डन थ्रेड से बना हुआ ये कपड़ा है, इसको जमदानी बोलते हैं। What is calico art? In the early 19th century, worried by the popularity of Indian textile, wool and silk, the British government banned the use of chintz in England। Calico Act क्या है? अब देखो इंडिया का जो
फैब्रिक है वो यूरोप के अंदर और ब्रिटेन के अंदर इतना पॉपुलर हो रहा था कि वहाँ के जो लोग थे वो इंडिया का ही माल पूरा खरीद रहे थे, और जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे, ब्रिटिश फैक्ट्री ओनर्स थे, उनका जो माल है वो तो बिक ही नहीं रहा था, उनके कपड़े बिक ही नहीं रहे थे। इससे जो है वो लोग परेशान हो गए थे। तब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को फोर्स किया कि प्लीज़ आप जो इंडिया से आने वाला कपड़ा है उसको बैन लगाओ, नहीं तो जो है हम लोग का दुकान बंद हो जाएगा। तो इसी एक्ट को कैलिको एक्ट बोला गया। When did spinning jenny was invented? देखो पहले जो है ये जो स्पिनिंग जेनी है, इसको स्पिनिंग जेनी बोलते हैं। इस हाथ से जो है कपड़े का थ्रेड बनता था, कॉटन के थ्रेड बनते थे, इसमें बहुत समय लगता था। उसके बाद ये जो स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन किया गया, तो इस एज यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड में एक जो लेडी है एक टाइम पे एक ही स्पिनिंग जेनी चला रही है, पर इस मशीन की हेल्प से एक समय में यू कैन सी है ना करीबन 20, 30, 40 मेरे ख्याल से स्पिंडल वोल्ट्स, इनको स्पिंडल वोल्ट्स हैं, इनको चलाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ज़्यादा थ्रेड बनेगा और ज़्यादा कम टाइम में बनेगा। तो इट वॉज इन्वेंटेड बाय 1764 बाय जॉन केई, विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पिंडल्स। ये ट्रेडिशनल स्पिंडल्स है। हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन? स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन हुआ था वो रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा हुआ था। नेम सम कम्युनिटीज़ ऑफ वीवर। इंडिया के अंदर जो वीवर की कम्युनिटी है, बंगाल में उनको तांती वीवर्स बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में उनको जुलाहा बोलते हैं या फिर मोमिन्स भी बोलते हैं, एंड सेला एंड कायकोलार एंड देवांग ऑफ साउथ इंडिया में उनको, ये सारे अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं ये वीवर्स की कम्युनिटीज़ हैं। In which century English made cotton cloth ousted Indian goods? Beginning of the 19th century English and Europeans stopped buying Indian goods. जैसे ही 19th century शुरू हुई तो यूरोपियन लोगों ने इंडियन माल को खरीदना बंद कर दिया। 1830 में ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट। अब जो है ब्रिटिश लोगों ने जो है अपनी कंट्री से कॉटन हमारे यहाँ से कंट्री से खरीद के लेके जाएंगे, अपनी फैक्ट्री में ले जाके फिर उसके कपड़े बनाएंगे, और उस कपड़े को फिर जो है इंडिया में वो लोग लेके आते थे और उसी को यहाँ पे बेच देते थे। 2/3 ऑफ इंडियन स्टार्टेड ब्रिटिश मेड कॉटन एज इट वॉज चीप। तो इंडिया का हर 3 में से 2 जो बंदे थे वो ब्रिटेन का कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रहा था। क्यों यूज़ कर रहा था? क्योंकि इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज नहीं थे और इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट थे वो हाथ से बनते थे और वो बहुत महंगे होते थे। और जब जो है आपको 1000 रुपये की शर्ट 100 रुपये में मिल रही है और वो भी फैक्ट्री से बनी हुई और तुरंत के तुरंत रेडीमेड मिल जा रही है, तो जो है लोगों ने कन्वीनियंस के कारण ब्रिटेन का जो कपड़ा है, ब्रिटेन के जो शर्ट्स हैं, कपड़े हैं, वो पहनना शुरू कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स वर रेंडर्ड जॉबलेस। अब जो है इंडिया का जो माल बिकना कम हो गया तो बेचारे बहुत सारे जो हमारे वीवर्स थे वो जॉबलेस हो गए, उनका काम रोजगार बंद हो गया। When was tricolor with चरखा in the center adopted by Indian National Congress? 1900. When was tricolor with चरखा in the center adopted by Indian National कांग्रेस? इट वॉज अडोप्टेड इन 1931। जैसे ही हम लोग को पता चलने लगा, हमारे जितने भी जो है नेशनल मूवमेंट के लीडर्स हैं उन लोगों ने देखा कि हमारी कंट्री के जो जेन्युइन लोग हैं, जो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है वो तो ख़त्म हो रहा है और जो है ब्रिटेन का और यूरोप का पूरा जो है कपड़ा है वो हमारे इंडिया के अंदर फ्लड हो रहा है, मतलब ओवरफ्लो हो रहा है। तब अपने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, एक ट्राई कलर को वो डिज़ाइन किया और ट्राई कलर के बीच में चरखा डाल दिया, सो दैट जो चरखा था वो सिंबल था कि वो हमारा हैंडीक्राफ्ट की निशानी है। सो बी इंडियन एंड बाय इंडियन एंड वियर इंडियन। वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेटअप इन इंडिया? वो हुआ था 1854 में, बॉम्बे में फर्स्ट कॉटन मिल की स्थापना हुई थी। व्हेन डिड द फर्स्ट कॉटन मिल स्टैब्लिश्ड इन अहमदाबाद? वो 1861 में स्टैब्लिश हुआ था। व्हाट इज मेंट बाय वुड्स? वुड्स क्या है? इट इज़ एन एंग्लिसाइज वर्जन ऑफ द कन्नड़ा वर्ड उक्कू, तेलुगु वर्ड हुक्कू एंड तमिल वर्ड उरुक्कू मीनिंग स्टील। स्टील का जो वर्ड नाम है ये देखो, इन अलग अलग रीजन में इस अलग अलग प्रकार का नाम है और इंग्लिश में उसको वुड्स बोला गया। विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर वुड्स प्रोडक्शन? मैसूर एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। वाई डिड वुड्स प्रोडक्शन और आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री डाई इन इंडिया? इंडिया के अंदर जो आर्म्स हैं, वेपन्स बनाने की जो इंडस्ट्री है वो ख़त्म क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड। क्योंकि इंग्लैंड से जो है सस्ता आयरन और सस्ता स्टील इंडिया के अंदर इम्पोर्ट किया जा रहा था। वेयर वॉज द आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी तक जो है बिहार और सेंट्रल इंडिया में बहुत ज़्यादा आयरन और स्टील पाया जाता है। तो वहाँ के जो लोग थे
वो आयरन को घरों में ही स्मेल्ट कर देते थे, उनसे वेपन्स बनाते थे, इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे, टूल्स बनाते थे, तो वहाँ पर जो है आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप थी। हु वर अगारियाज? इट वॉज अ कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया की एक कम्युनिटी थी जो आयरन का, लोहे का काम करती थी, उन्हीं कम्युनिटी को अगारियाज बोला जाता था। When did the टिस्को केम into being? 1912 में जमशेदपुर नियर स्वर्ण रेखा रिवर बाय दोराबजी टाटा। जो हम अभी टाटाज ग्रुप देखते हैं, उनके जो फाउंडर हैं वो थे दोराबजी टाटा, जिन्होंने टिस्को कंपनी को स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे जमशेदपुर में सेटअप किया था। लेसन 8, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। हु इज़ अ लिंग्विस्ट? जो लैंग्वेज का ज्ञाता है, जो बहुत सारे लैंग्वेजेस को पढ़ सकता है, लिख सकता है, सच अ पर्सन इज नोन एज लिंग्विस्ट। हु स्टार्टेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? विलियम जोन्स करके एक विदेशी थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे इंडिया में 1783 में, एंड हेनरी थॉमस एंड नथानियल हालेट, दे ऑल वर इंटरेस्टेड एंड ट्रांसलेटिंग एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इनटू इंग्लिश। तो इसीलिए जो है इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की एंड इन 1783। व्हाट इज़ मदरसा? ये एक अरेबिक वर्ड है जहाँ पर लर्निंग टेक प्लेस करती है, एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज जहाँ पर जो है मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया और सिखाया लिखाया जाता है, उसको मदरसा बोलते हैं। व्हेन वाज फर्स्ट मदरसा सेटअप? इंडिया के अंदर 1781 में कलकत्ता के अंदर जो है अरेबिक स्टडी को प्रमोट करने के लिए, पर्शियन और इस्लामिक लॉ को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट मदरसा की सेटअप हुई। व्हेन डिड द हिंदू कॉलेज सेटअप इन बनारस? 1791 में, टू encourage the study of ancient संस्कृत टेक्स्ट फॉर द यूजफुल ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। उसके लिए जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की गई। हु आर ओरिएंटलिस्ट? दोज विद द स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। ऐसे अंग्रेज जिनको एशिया का कल्चर और लैंग्वेज का नॉलेज हो, उनको ओरिएंटलिस्ट बोला गया। Who was a मुंशी? A person who can read, write and teach Persian. जो पर्सियन बोल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, पढ़ा सकता है, he was known as a मुंशी. Who said a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia? देखो ये इंडिया को डिग्रेड करने वाली बात है। पता नहीं किसने बोला है कि यूरोपियन कल्चर यानी यूरोपियन का जो लिटरेचर है उसका एक शेल्फ ही काफ़ी है। किसके कंपैरिजन में? इंडिया के, और पूरे अरेबिया का जो लिटरेचर है उसकी बराबरी करने के लिए अंग्रेजों का एक बुक शेल्फ ही काफ़ी है। तो ये किस महान नमूने ने कहा रखा था? ये कहा था थॉमस बेबिंगटन मकाले ने। तो थॉमस मकाले आप जानते हैं, मकाले बहुत ही फेमस जो है, इंडिया का जो एजुकेशन पॉलिसीज़ को रिवाइव करने का, इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट जाता है वो मकाले जी को ही जाता है। इंडिया के अंदर अंग्रेज़ी जो हम बोलते हैं, इंग्लिश जो बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट भी इसी बंदे को जाता है। He urged that British government should stop wasting public money in promoting Oriental learning for it was of no practical use। तो उसने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सिफारिश किया कि प्लीज़ आप अपना पैसा संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, है ना, ये इंडियन लैंग्वेज सिखाने में वेस्ट मत करो, है ना, क्योंकि ये लैंग्वेज किसी काम की नहीं है, ये कहीं नहीं चलती है। इनफैक्ट आप क्या करो, इंग्लिश सिखाओ इन लोगों को। तो thus it was started. Who emphasized on the need to teach English in India? It was Macaulay again. What is Macaulay's Minute? It was the English Education Act of 1835. It made the English the medium of instruction for higher education and to stop the promotion of Oriental institutions like the Calcutta Madrasas and Banaras Sanskrit College. संस्कृत कॉलेज में क्या था, जो पूरी एजुकेशन थी वो संस्कृत में हो रही थी। ऐसे ही कलकत्ता के जो मदरसास थे वहाँ पे पर्सियन और उर्दू सिखाई जा रही थी। तो इन सब चीज़ों को स्टॉप करने के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया 1835 में। इसके अकॉर्डिंग जिसको भी हायर स्टडीज़ परस्यू करनी है इंडिया के अंदर, उसको इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप संस्कृत में पढ़ो, आप तमिल में पढ़ो, आप हिंदी में पढ़ो। देयर विल बी ओनली वन लैंग्वेज, दैट वुड बी इंग्लिश टू स्टडी इन द हायर कॉलेजेस। व्हाट इज वुड्स डिस्पैच? ये भी एक एन एजुकेशनल डिस्पैच इश्यूड बाय चार्ल्स वुड। इट आउटलाइन द एजुकेशन पॉलिसी दैट वॉज टू बी फॉलोड इन इंडिया। इंडिया के अंदर एजुकेशन पॉलिसीज आती रहती हैं टाइम टू टाइम। अभी तो जितनी गवर्नमेंट चेंज होती है उतनी अलग अलग हमारे बच्चों के साथ, सीबीएसई के बच्चों के साथ
और खिलवाड़ किया जाता है, समझ लो एक प्रकार का है ना, कि उनको अलग अलग एजुकेशन पॉलिसीज़ उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट की जाती है। तो सिमिलरली उस समय भी जो है अंग्रेज़ लोग इंडिया के एजुकेशन पॉलिसी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है, दैट इंडिया एंड द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ द यूरोपियन सिस्टम ऑफ लर्निंग, इट ऑल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियंस टू बी फिट फॉर सिविल सर्विसेज। अब जो है ब्रिटिशर्स को इंडियन लोगों को सिविल सर्विसेज के लिए फिट करना था, यानी उनको बाबू चाहिए थे, क्लर्क चाहिए थे, अकाउंटेंट चाहिए थे, चपड़ासी चाहिए थे। तो ये जितने भी छोटे छोटे लेवल के जो जॉब्स हैं उसके लिए वो ब्रिटेन से अपने बंदे नहीं ला सकते थे, क्योंकि ब्रिटेन से लाना इट वॉज टू कॉस्टली, फिर उनकी सैलरी वगैरह देना भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो उन लोगों को लगा कि इंडिया के अंदर ही हम कॉलेज और स्कूल खोल देते हैं और इंडिया के लोगों को ही हम पढ़ा लिखा बना देते हैं। अब ये पढ़ लिख जाएंगे तो कम से कम ये लोग हमारे इंग्लिश के कुछ लेटर्स वगैरह ड्राफ्ट कर देंगे, हमारी फाइल्स को इधर से उधर ऑफिस में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब स्कूल और कॉलेजेस खोले गए तो वो भी ब्रिटिशर्स ने अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ही खोले थे। बट जो है धीरे धीरे वो अपोजिट होता गया, इंडियन लोग जो है एजुकेशन से उनका दिमाग खुलता गया और दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट द वे ऑफ गवर्निंग ऑफ ब्रिटिश। इसीलिए किसी को भी अगर अपना गुलाम बना के रखना है तो आप जो है उस बंदे को अनपढ़ रखो या उस कंट्री को अनपढ़ रखो। और किसी भी कंट्री को जो है अगर आपको प्रोग्रेसिव देखना है तो आप जो है उस कंट्री के लोगों को सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो एजुकेशन आप प्रोवाइड करो उनको। When did the first university set up in India? 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में तीनों जगह यूनिवर्सिटीज़ खोली गई। Who was appointed to submit report on the education in the vernacular schools of Bihar and Bengal? vernacular school का मतलब होता है ट्रेडिशनल स्कूल। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया के अंदर किस प्रकार की स्कूलिंग हो रही थी, क्या स्कूल थे, क्या मास्टर थे और क्या एजुकेशन था, क्या सिलेबस था, क्या करिकुलम था, क्या बोर्ड था, ये सब चीज़ों को देखने के लिए जो है किसको अपॉइंट किया था? विलियम एडम। वो स्कॉटलैंड के मिशनरीज थे। तो 1830 में जो है उनको अपॉइंट किया और उन्होंने पूरा बिहार का, बंगाल का, यूपी का टूर किया। तो उन्होंने क्या लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं भारत के गांव में, जिसमें 20,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं और मतलब मोर देन 20 स्टूडेंट ईच, और हर जो पाठशाला में ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट हैं। तो टोटल जो है 20 लाख स्टूडेंट इन देसी पाठशालाओं में एजुकेशन। When was Shanti Niketan established? 1901 by Gurudev Rabindranath Tagore. Lesson number 9, Women, Caste and Reforms. Who founded Brahma Samaj? Raja Ram Mohan Roy in 1830 and in Calcutta. What did Raja Ram Mohan Roy advocate? He advocated Western education, freedom of women and abolition of Sati Pratha. When was Sati Pratha banned? 1829 में। Who encouraged widow remarriage? ईश्वर चंद विद्यासागर। When was widow remarriage law passed? 1856. Who founded Arya Samaj? Swami Dayanand Saraswati in 1875 to reform Hinduism. What is Vidyasagar's contribution? He opened various schools for girls in Calcutta. What is Begum Ruqayya Shekhawat did for girls? She was the Begum of Bhopal and she opened a primary school for girls at Aligarh. She was the critic of conservative ideas. Who wrote Stri Purush Tulna? Tarabai Shinde, a woman educated at home. Who was Pandita Ramabai? She was a great Sanskrit scholar and wrote a book on miserable lives of upper caste Hindu women. She also founded Widows' Home at Pune. When did the Child Marriage Restraint Act pass? In 1929 में the age of the bride was declared 16 and the age of the groom was declared 18. When was Paramhans Mandali set up? 1840 में in Bombay में ये सेटअप हुई थी to abolish caste system. What is meant by Madigas? Madigas were an important untouchables caste of Andhra Pradesh. They were experts at cleaning hides, tanning them and sewing sandals. जो मरे हुए जानवर हैं उनकी स्किन को निकाल के उनसे बहुत अच्छे जो है सैंडल और जूते बनाया करते थे। उनकी कास्ट को मडिगास बोला जाता था। B.R. अम्बेडकर बिलोंग टू विच कास्ट? महार कास्ट ऑफ महाराष्ट्र का एक महार कास्ट है, वो उनसे बिलोंग करते थे। हु आर डबलास?
Dablas was a community of Gujarat who worked for upper caste landowners and doing odd jobs at their houses as well. Who founded Satnami movement? Ghasidas, who belonged to a lower caste. Who was Haridas Thakur? He was from a Matua community of Bengal and worked for poor Chandala cultivators. Who was Sri Narayan Guru? He belonged to Ezavas caste in Kerala and propagated one caste and one guru system. Who wrote the book Gulamgiri? Jyotirao Phule. He was the leader of low caste and he belonged to Maharashtra and he wrote this book in 1873. Who founded Satya Sodhak Samaj? Jyotiba Phule. He proposed to propagate caste system. Who were the two great Dalit leaders of 20th century? One was Dr. B.R. Ambedkar and other was E.V. Ramaswamy Naicker. When did Ambedkar start Temple Entry movement? 1827 से लेके 1935 तक उन्होंने 3 जो है टेम्पल एंट्री मूवमेंट को स्टार्ट किया. Who founded the self respect movement? E.V. रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी बोला जाता है प्यार से. It worked for the untouchables in the South India. Who was the critic of Hindu scriptures? E.V. Ramaswamy Naicker. He criticized the codes of Manu, Gita and Ramayana. इन तीनों बुक में जो लिखा गया था अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच का जो डिवीजन है उसके अगेंस्ट में, वो उसके अगेंस्ट थे. वो इन बुक्स के बहुत बड़े क्रिटिक्स थे. He believed that these texts established the authority of the Brahman over lower caste and the domination of men over women. उनके अकॉर्डिंग इन कास्ट से जो है इनइक्वालिटी स्टार्ट होती है. Which were the few organizations set up by the Orthodox Hindu Society? Sanatan Dharma Sabha and Bharat Dharma Mahamandal in North, Brahman Mandal in Bengal. जो हायर कास्ट है उन लोगों ने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी स्टार्ट कर दी थी. तो these are the various names by which they have started their organization. Who founded Young Bengal movement? Henry Louis Vivian Derozio. He was the person. वो हिंदू कॉलेज में टीचर थे कलकत्ता के अंदर और उन्होंने जो है फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन के ऊपर स्ट्रेस दिया, जोर दिया. हु फाउंडेड प्रार्थना समाज? आत्माराम पांडुरंग इज द पर्सन हु हैड फाउंडेड दिस समाज. हु फाउंडेड वेदा समाज? केशव चंद्र सेन एंड के श्रीधरालू नायडू. स्टैब्लिश्ड इन मद्रास चेन्नई इन 1864. व्हाट इज द अलीगढ़ मूवमेंट? Muhammad Anglo-Oriented College founded by Syed Ahmad Khan in 1875 in Aligarh. Later it became Aligarh Muslim University. पहले इसको जो है मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज बोला जाता था. The college offered modern education to Muslim came to be known as अलीगढ़ मूवमेंट. जो मुस्लिम लोग थे वो बहुत ज़्यादा जो है साइंस और ये मैथ्स वगैरह पढ़ने में पीछे थे. वो अपने बच्चों को भी स्कूल ज़्यादा भेजने के पक्ष में नहीं थे. तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए सर सैयद अहमद खान ने ये आगे इनिशिएट लिया और अलीगढ़ के अंदर उन्होंने जो है एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली. What is the Singh Sabha movement? It was the reform organization of the Sikh. The first Singh Sabha was formed at Amritsar in 1873 and at Lahore in 1879. Lesson 10. The changing world of visual arts. Question number 1. What is meant by conventions? It is an accepted norm or style in the 18th century art. 18th century का जो आर्ट था उसमें कोई स्टाइल था, कन्वेंशन. What is meant by engraving? A picture printed onto a paper from a piece of wood or metal into which the design or drawing has been cut. तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार की जो इनग्रेविंग पेंटिंग्स होती हैं इनको पहले पेपर पे काटा जाता है, प्रिंट किया जाता है और उसके बाद इनको छापा जाता है. What is meant by pictures painting? It was a landscape painting of a rugged and wild scenery. जब हम वाइल्ड जंगली चीज़ों की या फिर नेचुरल चीज़ों की सीनरी बनाते हैं लैंडस्केप में तो उसको हम पिक्चर्स पेंटिंग बोलते हैं. Who were the two very important picture painters of India during 18th century? एक तो थॉमस डेनियल थे और एक उनके नेफ्यू विलियम डेनियल थे. They came to India in 1885. What is portrait painting? जब हम किसी पर्सन की पोर्ट्रेट वाली पिक्चर बनाते हैं उसका जो है पूरी शक्ल सूरत एज इट इज़ बनाते हैं तो उसको हम जो है पोर्ट्रेट पेंटिंग बोलते हैं. What is meant by portraiture?
द आर्ट ऑफ मेकिंग पोर्ट्रेट्स इज नोन एज पोर्ट्रेचर. Name one famous portrait painter in India, Johann Joffani, who came to India in the mid 1780s from England. What is history painting? The art of painting British victories in India is known as history painting. What is mural painting? A type of wall painting. जब हम wall में paint करते हैं तो that is known as mural painting. Who patronized mural painting? ये देखिए वॉल पेंटिंग दिख रही है ना आपको, इसमें सीलिंग में भी पेंटिंग है, वॉल में भी पेंटिंग है, तो सच टाइप ऑफ पेंटिंग इज नोन एज मुरल पेंटिंग. तो मुरल पेंटिंग को किसने बढ़ावा दिया? वो दिया था टीपू सुल्तान ने मैसूर में. ही हैड वॉल्स ऑफ हिज पैलेस श्रीरंगपट्टनम कवर्ड विथ मुरल पेंटिंग्स डन बाय द लोकल आर्टिस्ट. तो ये श्रीरंगपट्टनम जो पैलेस है उसका इंटीरियर है. तो देखिए वन ऑफ द रूम कितने सुंदरता से जो है इसमें मुरल पेंटिंग की गई है लोकल आर्टिस्ट के द्वारा. What is perspective painting? Perspective painting क्या होती है? The way that objects appear smaller when they are further and it creates a sense of distance to make the figure look like life and real. जब आप दूर से किसी फिगर की फोटोग्राफ लेते हो, देखो यहाँ पे पिक्चर्स बनाई गई हैं, तो जो ज़्यादा नज़दीक में है वो ज़्यादा बड़ा लग रहा है और जो ज़्यादा दूर में है उसकी हाइट कम कर दी गई है सो दैट कि पिक्चर बिल्कुल एक्चुअल लगे. तो सच टाइप ऑफ पिक्चर इज नोन एज पर्सपेक्टिव पेंटिंग. What is company painting? अब company painting क्या होती है? Here people are painted against empty spaces. पीछे empty space है. We get no idea of the social surrounding within which they lived or worked. अब हमको इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से फंक्शन में जा रहे हैं या फिर कौन से फंक्शन से आ रहे हैं या फिर कौन सी जगह पे खड़े हैं. जब ब्लैंक हो, बैकग्राउंड एरिया बिल्कुल ब्लैंक हो, प्लेन हो, तो ऐसी पेंटिंग को हम बोलते हैं कंपनी पेंटिंग. What is scroll painting? It is a painting on a long roll of paper that could be rolled up. It developed in the temples of the Kali Ghat, Bengal. Who were Patuas? They were the scroll painters of village Patwa. Patwa village करके कोई जगह है, वहाँ के जो painters हैं they were known as Patuas. Potters called Kumars. They developed a new style of art on mythological themes and produced images of gods and goddesses. In such type of painting, the figure looked flat, not rounded. What is life study? It is the study of human figures from living models who pose for the artist. What is Bourne and Shepherd? It was a photographic studio in Calcutta founded by Samuel Bourne, who came to India in 1860. What is Gothic? The pointed arches in the building and elongated structures are typical of architectural style known as Gothic. The style was taken from Greece and Rome. आप देख सकते हैं ये जो आर्च हैं, ये जो आर्च हैं, है ना, और जस्ट इलोंगेटेड मतलब जो लंबी लंबी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग है और जो ये स्ट्रक्चर है आर्किटेक्ट का, ये लिया गया है ग्रीस और रोम से. तो इस प्रकार के आर्किटेक्चर को हम गॉथिक बोलते हैं. Who was Raja Ravi Verma? He was born to the family of the Maharajas of Travancore in Kerala. एक रॉयल फैमिली में बिलोंग करते थे and was addressed as Raja. He mastered the western art of oil painting and painted on Indian themes. वो ऑयल पेंटिंग करते थे बट इंडियन थीम्स के ऊपर. Who was Abhinandranath Tagore? He was the cousin of Gurudev Ravindranath Tagore. He set up a community that did not follow Raja Ravi Verma's style and practiced their own Indian style. They were influenced by medieval Indian tradition and ancient art of natural painting. तो जो ये स्टाइल है ये अभिनंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्टाइल किया गया है. Who was Nandalal Bose? He was the student of Abhinandranath Tagore. He used 3D effect in his painting. तो देखो उस समय जो है 3D effect paintings में डालने का ट्रेंड स्टार्ट हो गया था. लेसन 11 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट. 1870 से लेके 1947 तक इंडिया का क्या कंडीशन था? What was the Arms Act 1878? It was to disallow Indians from possessing arms. इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी इंडियन चाहे राजा हो चाहे वो आम नागरिक हो वो आर्म्स यानी हथियार अपने पास नहीं रख सकता था. What was Vernacular Press Act? इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रेस या फिर कोई भी प्रिंटिंग प्रेस अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखता है तो जो है उनको साइलेंस कर दिया जाता था. What was Ilbert Bill 1883? It was an attempt by the British government to provide trial of British by Indian to sort inequality. इस बिल के अकॉर्डिंग क्या था, अगर कोई ब्रिटिश कल्प्रिट है, सपोज करो किसी ने कुछ गलत किया है ना, तो उसका जो ट्रायल है वो इंडियन जज के कोर्ट में भी चलता था. उस समय देखो इंडियन जज भी जो है
पोजीशन में आना स्टार्ट हो गए थे, बट ब्रिटिशर्स को ये बिल बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनको बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगता था कि उनको जो है एक इंडियन जज के आगे उनकी सुनवाई हो रही है। तो उनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और फाइनली इल्बर्ट बिल को अंग्रेजों ने वापस ले लिया। When was Indian National Congress formed? It was formed in December 1885 in Bombay. It was attended by 72 delegates in the first meeting. The first president was Dadabhai Naoroji. A retired British official, A.O. Hume, played an important role in its formation. Who wrote the book Poverty and Un-British Rule in India? It was written by Dadabhai Naoroji. Who gave the slogan, Freedom is my birthright and I shall have it? It was given by Bal Gangadhar Tilak. When was the partition of Bengal took place? In 1905, and the partition was, ordered by Viceroy Curzon. Who was the editor of Marathi newspaper Kesari? Bal Gangadhar Tilak. When did All India Muslim League found? It was founded in 1906 at Dhaka. Dhaka means Dhaka. When did Muslim League demand for a separate electorate? Electorate का मतलब होता है जैसे मुस्लिम के लिए वो अलग सा मतलब मतदान केंद्र मांग रहे थे, हिंदुओं के लिए वो अलग सा मतदान केंद्र मांग रहे थे, and they demanded this in 1909. When did the Congress split? कुछ विरोधों के कारण जो है कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई, उसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं, 1907 इन सूरत। उसके बाद फिर 1915 में कांग्रेस के जो दोनों अलग अलग ग्रुप्स थे वो रीयूनाइटेड हो गए। वाई डिड कांग्रेस स्प्लिट? कांग्रेस के स्प्लिट होने के क्या कारण थे? देखो, कांग्रेस में मॉडरेट लीडर्स भी थे और उसमें जो है थोड़े से एग्रेसिव जो लीडर्स होते थे वो भी थे। तो दोनों के जो विचार आपस में एक दूसरे से मिले नहीं और उन्होंने कांग्रेस को स्प्लिट कर दिया, अपना अलग अलग ग्रुप बना लिया। व्हाट इज लखनऊ पैक्ट? इट वाज साइंड इन 1916 टू डिसाइड द वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हेन डिड द रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट? 1917 में। व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए। हु फाउंडेड नेटल कांग्रेस? It was an organization which was founded in 1895 by Gandhi ji and other Indians in South Africa. The aim was to fight against the racial discrimination in South Africa. When did Champaran Satyagraha launched? 1916 में बिहार में by Gandhi ji and Rajendra Prasad. When was Ahmedabad mill strike done? It was done in 1918 by गांधी जी एंड वल्लभ भाई पटेल। तो आपको दिख रहा है ना, अलग अलग जगह पे गांधी जी को एक नया नया लीडर मिल रहा है। जब वो बिहार में गए तो वहाँ से उनको राजेंद्र प्रसाद मिले, जब वो गुजरात में गए तो वहाँ से उनको वल्लभ भाई पटेल मिले। What was Rowlatt Act 1919? It aimed at limiting the rights of freedom of expression and strengthen the police power. पुलिस पावर को स्ट्रॉन्ग करना और जो है लोगों की आवाज़ को दबाना, ये रॉलेट एक्ट था। What was Rowlatt Satyagrah? Gandhi ji announced a call for Satyagrah against the Rowlatt Act. He asked Indians to observe 6 April 1919 as a day of non-violent and prayer हड़ताल। तो गांधी जी ने बोला इस एक्ट के अगेंस्ट में हम सब लोग जो है शांतिपूर्वक अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ पर भी हम है वहाँ पर इकट्ठे होके सत्याग्रह करेंगे, हड़ताल करेंगे, प्रेयर करेंगे, बट सब के सब जो है नॉन वायलेंट होना चाहिए। तो वो जो डे डिसाइड हुआ था वो 6 अप्रैल 1919 था। When did जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन? तो सेम चीज़ जो है उसके लिए प्रेयर करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर भी लोग इकट्ठा हो रखे थे और वो प्रेयर कर रहे थे। तो वो कब हुआ था? अप्रैल 1919 में अमृतसर में। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग? जनरल डायर जो था उन्होंने जो है उन्होंने बोलने के लायक भी नहीं है, उसने अमृतसर पार्क के अंदर घुस के जो है अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया था कि सब लोगों को ऊपर फायर करो। Who returned the title of knighthood after this massacre? जलियांवाला बाग मैसेकर हत्याकांड के बाद अंग्रेजों ने जो है सर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक उपाधि दे रखी थी नाइटहुड की, उस उपाधि को उन्होंने वापस कर दिया। What was knighthood? It was an honor granted by the British Crown for exceptional personal achievement or public service। जैसे आज के टाइम पे अगर हम परमवीर चक्र देते हैं आर्मी वालों को और सिविल कैटेगरी में हम भारत रत्न देते हैं, तो ऐसे ही उस समय ये एक बहुत ही बड़ी उपाधि हुई, ये बहुत ही बड़ा ऑनर हुआ करता था। When did British dethrone Turkish Khalifa?
1920 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके समाप्ति के बाद ब्रिटिश का जो खलीफा था उसको उसकी गद्दी से हटा दिया गया ब्रिटेन के द्वारा। व्हेन डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टेक प्लेस? 1921 से लेकर 22 तक इंडियन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। व्हाट मेजर्स वर टेकन इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई थी? स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए उन्होंने, गवर्नमेंट कॉलेजेस छोड़ दिए, लॉयर्स जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सी राजागोपालाचारी, आसफ अली, इन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडेड, जितने भी ब्रिटिश टाइटल्स मिले थे उनको वापस कर दिया गया, जैसे किसी को सर की उपाधि मिली थी, किसी को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, या किसी को किसी और चीज़ का टाइटल मिला था, तो दोज ऑल टाइटल्स एंड अवार्ड्स वर रिटर्न्ड। पीपल डिड बोनफायर ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, जो इंग्लैंड से कपड़ा आ रहा था जिसको इंडियन लोग खरीद रहे थे, उसकी बहुत बड़ी ढेरी लगा के उनको आग जला दिया गया, उन कपड़ों को जला के उसकी होली मनाई गई। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ फेल ड्रास्टिकली, इस चेंज के बाद, इतने बड़े मूवमेंट के बाद इंडिया के अंदर जो फॉरेन क्लॉथ आता था उसकी क्वांटिटी में बहुत गिरावट आया, क्योंकि सब लोग इंस्पायर्ड हो गए थे, अब लोग जो है अपने देश में बने हुए खादी के कपड़े पहनने लगे थे। What is Patidar movement? In Kheda, Gujarat, Patidar peasants organized non-violent campaign against high land revenue. What is forest satyagrah? The tribal and the poor peasants of Guntur, Andhra Pradesh staged a number of forest satyagrah by sending their cattle into forest without paying any fee to British officials. Which movement demonstrated the unity of Hindu Muslim? The Khilafat and the non-cooperation alliances. They both go together. When did the image of the Gandhiji become that of the People's Mahatma? During the non-cooperation movement, the Gandhiji was popularized by each and every Indian. When did Chauri Chaura case occur? In February 1922, a crowd of peasants set fire to a police station where 22 policemen were killed alive. When did civil disobedience movement start? 1930. This was also one of the movement started by Gandhiji. When did RSS and CPI establish? Mid 1920. What was Simon Commission? It was a British commission which was sent to India to decide the political future of India. Who headed Purna Swaraj in 1929? Pandit Jawaharlal Nehru. When did Independence Day observed? 26 January 1930. What is the full form of HSRA? Hindustan Socialist Republican Association. When was HSRA established? In 1928 at Firozshah Kotla in New Delhi. What were the achievements of HSRA? They assassinated Saunders, a police officer who had led a lathi charge that caused the death of Lala Lajpat Rai. Who threw a bomb in the Central Legislative Assembly? Batukeshwar Dutt on 8th April 1929. At what age Bhagat Singh executed? At the age of 23. What was the distance between Sabarmati and Dandi? 240 miles. When did Gandhiji break salt law? On 6th April 1930. Who accompanied Gandhiji to Dandi? Sarojini Naidu. Who persuaded Gandhiji to allow women's participation in national movement? Sarojini Naidu. Who was the first Indian woman leader or the president of Indian National Congress? She was Sarojini Naidu, who was appointed president in 1925. When did the Government of India Act came into being? In 1935. What was Government of India Act 1935 is? It announced provincial autonomy and government had held election in 11 provinces. In 1937, Congress formed government in 7 out of 11 provinces. जो ये provinces थे ये ब्रिटिश ने बना रखे थे, बट उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अब उन्होंने चुनाव की बात मान ली और चुनाव कराए, और उन चुनाव के बाद क्या हुआ, जो 11 provinces थे, 11 में से 7 provinces में कांग्रेस ने पार्टी ने अपनी सरकार बनाई. Why did Congress ministries resign in 1939? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में, कांग्रेस लीडर दे वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश, बट उसके बदले में उन्होंने ये मांग रखी कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होगा उसके बाद वो इंडिया को आज़ाद कर देंगे. बट ब्रिटिशर्स ने ये बात रिफ्यूज़ कर दी, और जैसे ही उन्होंने रिफ्यूज़ की तो जितनी भी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी ये 7 प्रोविंसेस में, उन्होंने वहाँ से अपने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया.
When did Quit India movement launch? In 1942, over 90,000 people were arrested, around 1,000 people killed. The rebellion ultimately brought the British Raj to its knees. देखो ये बढ़िया मौका था क्योंकि उधर पे जो है वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था, तो ब्रिटिश जो है वहाँ पर भी इंगेज थी, और वॉर में आपको पता है बहुत ज़्यादा पैसा और मैन पावर लगती है, तो वो वर्ल्ड वॉर 2 में भी इंगेज थी और इंडिया के अंदर भी इतना ज़्यादा अनरेस्ट चल रहा था, तो दोनों जगह पे वो हैंडल नहीं कर पाई, और फाइनली जो है उनको सोचना पड़ा कि अब टाइम आ गया है, वी शुड प्रोवाइड, वी शुड रिलीज इंडिया. Write a short note on INA, that is Indian National Army. In January, Subhash Chandra Bose left his Calcutta home, went to Singapore via Germany and raised the Azad Hind Force or the Indian National Army. In 1944, the INA tried to invade India through Imphal and Kohima, but the campaign failed. When did the Muslim League demand for a separate country? In 1930, League demanded for a separate nation. पहले तो वो separate electorate बोल रहे थे, अब उन्होंने separate nation की बात उठा दी for Muslim, और वो भी 2 जगह पे, ईस्टर्न पार्ट में भी और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में भी, और दोनों के मिला के उन्होंने उसका नाम रखा पाकिस्तान. Who gave title Father of the Nation to गांधी जी? सुभाष चंद्र बोस. Who was popularly known as Rajaji, a veteran nationalist and the leader of salt satyagraha in the south? C. Rajagopalachari, popularly known as Rajaji. Who was the Free India's first Indian Governor General? That was C. Rajagopalachari. When did the second provincial election held? 1937 में. When did the third provincial election held? 1946 में. Who was the founder of Khudai Khidmatgar? Khan Abdul Ghaffar Khan, also known as the Badshah Khan, a leader from Pashtun and WFP. He strongly criticized the partition of India, although he was Muslim himself, but उनको इंडिया का पार्टीशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मंजूर भी नहीं था. When did the British send the commission to decide for the demand of Pakistan? In 1946, where the mission suggested that India should remain united. Both Congress and League failed to agree to specific detail. When was the Direct Action Day observed? On 16 August 1946. This day, riots broke out in Calcutta, lasting several days and resulting in death of 1,000 people. Lesson 12. India after independence. When did India become independent? Very easy question. 15th August 1947. How many refugees came to India from Pakistan? About 8 million, equals to 80 lakh. When did Gandhiji shot dead? He was shot dead on 30th January 1948. 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जो है हमारा संविधान भी लागू नहीं हुआ था, तो 1 साल की एनिवर्सरी भी जो है हमारे देश की नहीं मना पाए, उससे पहले ही 30 जनवरी को उनका कत्ल कर दिया गया. व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1947? इट वाज 345 मिलियन, मतलब 34 करोड़ थी बस. ये बहुत कम पॉपुलेशन है और बहुत ही अच्छी पॉपुलेशन है यार. अब तो जो है 134 करोड़ हो गई है, राइट. 100 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई है. बाय गॉड, सी हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैंडल सच अ लार्ज पॉपुलेशन. जो 30 लोग पहले खाते थे उसका खाना अब 100 लोगों में बढ़ जाता है, और घर जो है 100 लोगों में बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली किसी भी कंट्री के लिए मुश्किल हो जाती है. व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? 26 जनवरी 1950 को हुआ था. व्हाट वाज द एज ऑफ वोटिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? इट वाज 21 ईयर्स फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़. Who was the chairperson of the drafting committee? Dr. B.R. Ambedkar. Who is known as the father of the Indian Constitution? Again, Dr. B.R. Ambedkar. Who was Potti Sri Ramallu? He was a veteran Gandhian who went on a hunger strike to form a separate Andhra Pradesh out of Tamil Nadu. On December 15, 1952, he died after 58 days of fast. जो है पहले मद्रास और जो सारे भी साउथ इंडियन स्टेट थे, 3-4 स्टेट जो अभी हमको दिखते हैं, वो सब जो है मद्रास प्रोविंस के अंदर ही आते थे. पर मद्रास वालों की एक अपनी लैंग्वेज थी, वो थी तमिल. और इस प्रकार से जो अगर वो चाह रहे थे आंध्र प्रदेश का जो लैंग्वेज है वो आंध्रा है या कन्नड़ है, जो भी है ना, नहीं मतलब जो भी लैंग्वेज होगी आंध्र प्रदेश की,
वो चाहते थे कि उनको ये लोगों को, आंध्र प्रदेश के लोगों को जो है तमिल लैंग्वेज बोलने के लिए फोर्स ना किया जाए, क्योंकि उनका लैंग्वेज अलग है, उनका रिचुअल अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है। तो अपने स्टेट को तमिलनाडु से अलग करने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया और हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, और 58 डेज़ के हंगर स्ट्राइक के बाद फिर उनकी डेथ हो गई, और फाइनली जो है गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, क्योंकि हैदराबाद में बहुत ज़्यादा जो है दंगे होने शुरू हो गए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आंध्र प्रदेश सबसे पहले लिंग्विस्टिक बेस पे बनने वाला स्टेट बना इंडिया का। अच्छा, ये ऑन अक्टूबर 1, 1953 द न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केम इनटू बीइंग। व्हाट इज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? इट वॉज अ कमिटी टू गिव रिपोर्ट टू फॉर्म प्रोविंशियल बाउंड्रीज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। अब जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सारे स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाए, तो उसके लिए एक कमीशन को बैठाया गया जिसका नाम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रखा गया, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया कि कौन सी लैंग्वेज कितने रीजन में बैठी बोली जाती है, सो दैट उसको एक अलग या सेपरेट स्टेट बनाया जाए। What are the dates of formation of various states? आंध्र प्रदेश बना था 1 अक्टूबर 1953 को, गुजरात बना था 1960 को, हरियाणा बना था 1966 में। When did planning commission set up? 1950 में। What did the second 5-year plan focus on? It focused on development of heavy industries such as steel. When did the Bhilai steel plant was set up? It was set up in 1959 with the help of USSR. ये गवर्नमेंट का स्टील प्लांट है। So that's it for class 8. Please subscribe our channel, that is Wow Education, so that we can bring more informative videos for your career and for your jobs. और इसके continuation के लिए बाकी जो further videos हैं उनको देखते रहिए। Thank you so much and please do subscribe Wow Education.